हेलो फ्रेंड्स, काबिल इंजीनियर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो कल मैंने ब्लैक कॉटन सॉइल तक कर दिया था, तो आज ब्लैक कॉटन सॉइल से आगे स्टार्ट करते हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉइल मैकेनिक्स का हम लोग पढ़ रहे थे। ब्लैक कॉटन सॉइल तक मैंने आपको करा दिया था, ठीक है फ्रेंड। चलिए, ये वाली वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस ईयर की वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमको करना है, ठीक है फ्रेंड। चलिए, ये सारी जो मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए, ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इट इज़ अ इनऑर्गेनिक क्ले, ठीक है। हाईली श्रिंकेज प्रॉपर्टी होती है, हाईली स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। लो बियरिंग कैपेसिटी होती है, शेयरिंग स्ट्रेंथ बहुत कम होता है इसका, ठीक है फ्रेंड। एक्सेसिव श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, एक्सेसिव श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। कपास की खेती के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है ये ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए तभी देखिएगा जब आप प्रीवियस ईयर की वीडियो को देख लें, ठीक है। पहली क्लास, वो रिवीजन क्लास है सॉइल मैकेनिक्स से, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स का, क्योंकि एग्जाम हमारे नज़दीक है, ठीक है। अभी तो लॉकडाउन है फ्रेंड, तो लॉकडाउन के बाद अभी आपके एग्जाम सारे सिर पे होंगे, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप इसीलिए रिवीजन करते रहिए सब्जेक्ट्स का। गुड फॉर कॉटन क्रॉप्स, लो शेयर स्ट्रेंथ होती है, पाइल फाउंडेशन शुड बी यूज। इस तरीके की सॉइल में हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। पाइल फाउंडेशन आपने पता होगा, जब भी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कम होती है तो वहाँ पे हम लोग पाइल फाउंडेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अंडर रिम्ड पाइल फाउंडेशन, अंडर रिम्ड कौन सी फाउंडेशन होती है जिसके अंदर बल्ब लगे होते हैं, बल्ब। जो अंडर रिम्ड फाउंडेशन होती है उसके अंदर क्या होता है, बल्ब लगे होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो एक सेकंड में आपको बना के दिखा रहा हूँ कैसी होती है अंडर रिम्ड पाइल, ठीक है। वैसे आपको पता होगा अंडर रिम्ड पाइल कैसी होती है, कुछ नहीं, उसके अंदर बल्ब्स लगे होते हैं और कुछ नहीं होता। आई होप आपको दिखाई दे रही होगी अंडर रिम्ड पाइल्स, दिखाई दे रही है। एक सेकंड, इट इज़ अ अंडर रिम्ड पाइल्स, ठीक है। अब तो दिखाई दे रही होगी, देखो गौर से। चलिए, ये बेसिकली अंडर रिम्ड पाइल्स जो है वो एमपी और गुजरात में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, एमपी और गुजरात में, ठीक है फ्रेंड। चलिए, अब हम पढ़ते हैं टिल। टिल क्या होता है, टिल के बारे में पढ़ते हैं। टिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ अ मिक्सर ऑफ ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। ये एक तरह का मिक्सर होता है, ग्रेवल का भी होता है, सैंड का भी होता है, सिल्ट का भी होता है, क्ले का भी होता है। इन एनी प्रोपोर्शंस फॉर्म्ड बाय द विंड, वाटर एंड आइस। ये विंड से भी फॉर्म हो सकती है, आइस से भी फॉर्म हो सकती है, और वाटर से भी फॉर्म हो सकती है, ठीक। किसी से भी, तीनों में से किसी से भी हो सकती है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा टिल, ठीक है। और मैंने आपको एक लोम बताया था, लोम, जिसके अंदर 80% क्ले के पार्टिकल्स होता है, ठीक है। लोम होती है और बहुत ही अच्छी सॉइल होती है, एक तरह की उपजाऊ मिट्टी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ तक हमारा पूरा सॉइल के बारे में पूरा समाप्त हो गया। प्रीवियस ईयर की वीडियो जरूर देखिएगा अगर इस वाली वीडियो को थोड़ा समझना है आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ते हैं मास क्या होता है। फ्रेंड, आपको पता है मास क्या होता है? आपका मास अलग है, आपका वेट अलग है। इस बात के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। वेट के अंदर फ्रेंड ग्रेविटी का इफेक्ट हो जाता है, मास के अंदर ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। आपका मास अगर 50 kg यहाँ पर है पृथ्वी पर, तो वही आपका मास अन्य ग्रह पर भी वही होगा, चाहे आप चंद्रमा पर चले जाइए, चाहे आप मंगल ग्रह पर चले जाइए, चाहे आप कहीं पर भी चले जाइएगा, ठीक है। आपका मास चेंज नहीं होता है, किसी भी बॉडी का नहीं होगा, आपका ही नहीं, किसी भी बॉडी का नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको वेट अगर अपना कैलकुलेट करना है तो उसके अंदर 9.81 का इंटू कराना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रेविटी भी आपका, आप पे ग्रेविटी भी फोर्स लगा रही है, इसीलिए, ठीक है। तो इट इज़ अ, तो ऐसी सॉइल के अंदर होता है, इट इज़ अ कंटेंट ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ ग्राम एंड किलोग्राम, ठीक है। मास ऑफ अ बॉडी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मैंने आपको बोला ना, मास हमेशा बॉडी का कांस्टेंट होता है, ऐसी सॉइल का मास होता है, ठीक है। सॉइल का भी मास होता है। अब हम पढ़ते हैं वेट। इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द गिवन मास ऑफ अ बॉडी, ठीक है। W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी एंड इफेक्ट ऑफ अ ग्रेविटी प्लस इफेक्ट ऑफ अ ग्रेविटी। W इज इक्वल्स टू एम इंटू जी। इसके अंदर क्या होता है कि मास का और ग्रेविटी का 9.81 का इंटू होता है, तब ये हमारा वेट निकल के आता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ड्राई सॉइल मैंने आपको बताया था,
क्या होता है उसमें, मैंने आपको क्या बताया था, टू फेज सिस्टम। ड्राई सॉइल मैंने आपको क्या बताया था, टू फेज सिस्टम। सैचुरेटेड सॉइल में भी मैंने आपको बताया था टू फेज सिस्टम होता है। पार्सली सैचुरेटेड में मैंने आपको बताया था 3 फेज सिस्टम होता है, 3 फेज सिस्टम, ठीक है। तो ड्राई सॉइल के अंदर सॉलिड होगा और एयर होगा, वो होती है ड्राई सॉइल, ठीक है। और होती है एक सैचुरेटेड सॉइल, इसके अंदर सॉलिड होंगे और वाटर होगा, एयर नहीं होगी, ठीक है। और एक होती है पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। पार्सली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं, वाटर वॉइड्स होते हैं और एयर वॉइड्स होते हैं, ये पार्सली सैचुरेटेड सॉइल होती है, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, या तो आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा या एज अ रिवीजन आप इस वीडियो को सुन लीजिएगा, 2-3 बार सुनेंगे तो आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाएगा सॉइल मैकेनिक्स का, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा फ्रेंड, बोल बोल कर ही न्यूमेरिकल करवा दूंगा आपको, एक एक वैल्यू बताऊंगा मैं आपको कैसे निकालनी है, ठीक है। अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मास डेंसिटी क्या होता है, और डेंसिटी आपको पता है, मास उसका वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है उसी को तो डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट क्या होती है, मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम होती है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है। तो डेंसिटी की यूनिट कभी कभी एग्जाम में आ जाती है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए डेंसिटी होता क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक फ्रेंड। बल्क डेंसिटी क्या होता है, तो बल्क मास, बल्क में सब कुछ आ जाता है, पानी भी आ जाता है, एयर भी आ जाता है, सॉलिड्स भी आ जाते हैं, बल्क, बल्क पूरा, ठीक है। अपॉन वॉल्यूम उसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी, ठीक है। अब हम बोलते हैं ड्राई डेंसिटी क्या होती है, तो सूखी मिट्टी का मास अपॉन वॉल्यूम, उसको ड्राई डेंसिटी बोल देते हैं। ड्राई के अंदर पानी नहीं होता है, ध्यान रखना, ड्राई के अंदर वाटर एब्सेंस होता है, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी क्या होता है, कभी भी आपको रो डी करके बोले ना, रो डी, तो ये समझ लेना कि उसके अंदर वाटर नहीं है, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी मास ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स ओनली सॉलिड अपॉन वी। अब होता है सैचुरेटेड डेंसिटी, ये तो ड्राई डेंसिटी आपने पढ़ ली। अब सैचुरेटेड डेंसिटी यानी गामा सेट इज इक्वल्स टू सैचुरेटेड मास, यानी कि उसके अंदर पानी है, एयर नहीं है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड डेंसिटी। अब होता है सबमर्ज्ड डेंसिटी। फ्रेंड सबमर्ज्ड डेंसिटी ज़्यादा होगी कि सैचुरेटेड डेंसिटी ज़्यादा होगी, आप खुद बताइए। तो फ्रेंड्स सैचुरेटेड डेंसिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सबमर्ज्ड डेंसिटी। क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स सबमर्ज्ड यानी कि पानी के अंदर डूबी हुई, अब पानी भी तो अप थ्रस्ट लगाता है ऊपर, तो इसकी डेंसिटी और पानी का अप थ्रस्ट माइनस कर देगा उस फोर्स को, तो वो क्या होगा, उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन DMRC नहीं, NBCC नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काउंसिल में दिल्ली में एग्जाम देने गया था, वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। सीक्वेंस दे दिया था कि कौन सी सबसे भारी है, ड्राई सॉइल भारी है, सैचुरेटेड सॉइल भारी है, या सबमर्ज सॉइल भारी होती है। तो उसमें ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सी सॉइल भारी, सबमर्ज तो किसी भी कीमत पर भारी नहीं होगी सॉइल, ठीक है। तो गामा सबमर्ज इक्वल्स मास ऑफ सबमर्ज अपॉन वॉल्यूम। इसके अंदर 2 फोर्स लगते हैं सबमर्ज मास में, एक तो सैचुरेटेड और एक लगता है वाटर का मास ऊपर लगता है, ठीक है। तो इसको जो घटा के मास डेंसिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये पूछ लेगा सबमर्ज्ड डेंसिटी कैलकुलेट करके बता दो, तो सबमर्ज्ड डेंसिटी का फॉर्मूला होता है गामा रो सेट, रो सेट यानी कि सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस रो डब्ल्यू कितना होता है, 1000 होता है, उसकी डेंसिटी से माइनस करा के हम लोग सबमर्ज्ड डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं दोबारा फॉर्मूला बता रहा हूँ सबमर्ज्ड डेंसिटी का, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू गामा, गामा नहीं रो लगाएंगे, गामा बाद में लगाएंगे, ठीक है। रो डैश यानी कि रो सबमर्ज्ड डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो सैचुरेटेड डेंसिटी माइनस रो डब्ल्यू, ठीक है। ये होता है सबमर्ज्ड डेंसिटी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब NBCC 2018 में जेई के पेपर में एक प्रश्न आया था कि सबसे कम वेट किसका होता है, सैचुरेटेड डेंसिटी का होगा या सबमर्ज्ड डेंसिटी का होगा। तो फ्रेंड्स सबसे जो कम वेट होता है वो होता है सबमर्ज्ड डेंसिटी का। किसका होता है, सबमर्ज्ड डेंसिटी का सबसे कम वेट होता है। सबसे ज़्यादा वेट होता है फ्रेंड्स सैचुरेटेड डेंसिटी का, ठीक है। उससे फिर कम होता है बल्क डेंसिटी का, उससे फिर कम होगा ड्राई का, ठीक है, उससे कम होगा सबमर्ज्ड का। ये सीक्वेंस में आ जाता है कभी कभार लगे हुए। तो सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, सैचुरेटेड डेंसिटी का, उससे कम किसका होता है बल्क डेंसिटी का, उससे कम किसका होता है ड्राई डेंसिटी का, फिर उससे कम होता है सबमर्ज्ड डेंसिटी का। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सीक्वेंस में पूछ लेता है किसका वजन ज़्यादा होता है, तो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए किसका वजन ज़्यादा होगा। पानी में डूबी हुई सॉइल सैंपल का वजन ज़्यादा होगा, या भीगी हुई सैंपल का वजन ज़्यादा होगा, या फिर ड्राई सॉइल का वजन ज़्यादा होगा, या फिर पार्शली सैचुरेटेड सॉइल का वजन ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है।
अब कुछ न्यूमेरिकल, मैं आपको न्यूमेरिकल बोल दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल लिख लीजिएगा। अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल हैज़ अ मास ऑफ 190 ग्राम, मतलब एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल है, उसका मास दे रखा है 190 ग्राम का मास दे रखा है, ठीक है, सैचुरेटेड है, ध्यान रखिएगा। एंड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी दे रखा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। इफ़ द सॉइल इज अ ड्राई इट मास गेट रिड्यूस। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहा है एग्जाम में क्वेश्चन कि अगर सॉइल को मैं सूखा कर दूं तो उसका जो मास है वो रिड्यूस हो जाता है 160 ग्राम। जब गीला था, जब सॉइल सैंपल गीला था तो 190 ग्राम था, जब मैंने उसको ओवन में रख दिया, सूखा कर दिया, तो उसका जो मास है यानी कि ड्राई जो मास है उसका 160 ग्राम आ गया। कैलकुलेट सैचुरेटेड डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी एंड सबमर्ज्ड डेंसिटी। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको बोल के बताऊंगा, देखना आप कैसे चुटकियों में सॉल्व करोगे। सैचुरेटेड डेंसिटी मैंने आपको क्या बताई थी, सैचुरेटेड मास अपॉन वॉल्यूम। तो सैचुरेटेड मास मैंने आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, सैचुरेटेड मास, क्वेश्चन पढ़ो। अ फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल एज अ मास, यानी कि फुल्ली सैचुरेटेड का 190 ग्राम मास दे रखा है और वॉल्यूम दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका डेंसिटी नहीं कर सकते हो, इसका 190 अपॉन 100 करके आंसर नहीं आ जाएगा इसका, 1.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब सैचुरेटेड डेंसिटी आ गई। अब पूछ रहा है ड्राई डेंसिटी। अब इसने भाई पानी को रिड्यूस कर दिया उससे, तो पानी को रिड्यूस कर दिया तो ड्राई सॉइल हो जाएगी। अब ड्राई सॉइल हो जाएगी तो ड्राई डेंसिटी अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम, ड्राई मास अपॉन वॉल्यूम। तो ड्राई मास 160 हो गया सुखाने के बाद, अपॉन 100, उसको निकाल तो 1.6 आ जाएगी। और सबमर्ज्ड डेंसिटी मैंने आपको बताया गामा सैचुरेटेड, सॉरी रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू। तो रो सैचुरेटेड आपने निकाल लिया 1.9 और रो डब्ल्यू कितना दे रखा है 1, तो 0.9 ग्राम पर सीसी। हो गया आंसर। सैचुरेटेड डेंसिटी आ गई, सबमर्ज्ड डेंसिटी आ गई और ड्राई डेंसिटी भी आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं वेट डेंसिटी क्या होता है। इसमें वेट ले लेते हैं, इसमें जी का इंटू करा देते थे, गामा डब्ल्यू अपॉन वी, ये वेट डेंसिटी हो जाती है। यूनिट न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब बल्क यूनिट वेट, गामा बल्क इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बल्क अपॉन बी, यानी कि डब्ल्यू अपॉन वी, ये होता है बल्क यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, गामा डी इज इक्वल्स टू ड्राई वेट अपॉन वॉल्यूम, ये ड्राई यूनिट वेट हो गया। उसमें क्या होता है, रो लगता है, और इसमें जो वेट होता है, वेट उसके अंदर 9.81 का इंटू और हो जाता है, इसलिए गामा लग जाता है, ठीक है। सैचुरेटेड यूनिट वेट, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, वही फॉर्मूला है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, ये सबमर्ज्ड के लिए हो गया, और सैचुरेटेड गामा सेट इज इक्वल्स टू सैचुरेटेड वेट अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल करवा दिया है, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। छोड़ते कुछ नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फॉर अ गिवन सॉइल सैंपल एंड कैलकुलेट द बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी, सबमर्ज्ड डेंसिटी, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 3 कंपोनेंट दे रखे हैं, एयर वाटर एंड सॉलिड, एयर वाटर एंड सॉलिड, 3 कंपोनेंट दे रखे हैं इन्होंने। वॉल्यूम दे रखा है इनका एयर का 0.2, मास एयर का 0 होता है, एयर का मास 0 होता है। वाटर का वॉल्यूम दे रखा है 0.3, वाटर का मास दे रखा है 0.3, सॉलिड का वॉल्यूम दे रखा है 0.5, मास का वॉल्यूम दे रखा है 1। अब यहाँ पे देख लो क्या होगा, बल्क डेंसिटी निकाल लो। मैंने आपको बल्क डेंसिटी क्या बताई थी, बल्क डेंसिटी मैंने आपको क्या बताया था, बल्क मास अपॉन वॉल्यूम। तो बल्क मास के अंदर क्या आएगा, तीनों चीज़ें आएंगी ना, एयर भी आएगी, वाटर भी आएगी और सॉलिड भी आएगी बल्क मास के अंदर, ठीक है। ड्राई मास, सैचुरेटेड मास के अंदर सॉलिड आएंगे और वाटर आएगी, ड्राई मास के अंदर सॉलिड आएंगे और एयर आएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। मेरी वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी कैसे निकालेंगे आप, मास, बल्क मास क्या होगा, जब उसके अंदर एयर का मास भी कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे, वाटर का मास भी प्लस करेंगे, सॉलिड का मास भी प्लस करेंगे, तभी तो निकाल पाएंगे बल्क डेंसिटी, बल्क मास, ठीक है। तो 1 प्लस एयर का मास तो है ही नहीं यहाँ पे, तो 0 प्लस 0.3, ठीक है। एयर का मास 0 दे रखा, वाटर का मास यहाँ पे 0.3 दे रखा, सॉलिड का मास यहाँ पे 1 दे रखा, तो तीनों को प्लस करके तो बल्क मास आगे निकल के। और वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम देख लो, एयर का वॉल्यूम 0.2 दे रखा, वाटर का 0.3 दे रखा, सॉलिड का 0.5 दे रखा है। तो इन सभी को मैं प्लस करूँगा तभी तो वॉल्यूम आगे निकल के। तो 1.3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू बल्क डेंसिटी निकल के आ गई 1.3 ग्राम पर सीसी। हुआ क्लियर का नहीं हुआ आपको,
अब हम पढ़ते हैं ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी क्या होता है? ड्राई डेंसिटी कैलकुलेट कर दो इसकी। ड्राई डेंसिटी क्या होता है? मास डेंसिटी, ड्राई मास अपॉन वॉल्यूम। तो ड्राई मास कैसे निकलेगा? जिसका मास हमको क्या लेना है, ओनली हमको एयर का मास लेना है, सॉलिड का मास लेना है। तो एयर का मास तो 0 है, सॉलिड का मास 1 दे रखा है, तो 1 अपॉन वॉल्यूम निकाल दो उसका, सभी को प्लस करके ड्राई डेंसिटी जो है 1 आ गई। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड डेंसिटी। सैचुरेटेड डेंसिटी में पहले तो मास देखो, सैचुरेटेड मास निकालो। सैचुरेटेड मास के अंदर क्या क्या आएगा? सैचुरेटेड मास के अंदर क्या क्या आएगा? सैचुरेटेड मास के अंदर आएगा आपका एयर नहीं आएगा, एयर का मास बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि एयर का मास वैसे भी 0 होता है। ठीक है, तो सैचुरेटेड मास के अंदर क्या आएगा फ्रेंड? 0.3 और 0.2। ठीक है, और अपॉन वॉल्यूम 0.5, 0.3, 0.2। तो सैचुरेटेड मास क्या आएगा आपका? सैचुरेटेड डेंसिटी आ गई 0.5 ग्राम पर सीसी। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल देंगे सबमर्ज्ड डेंसिटी। सबमर्ज्ड डेंसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 ग्राम पर सीसी यहाँ से आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आप पेपर पेंसिल जरूर लेके बैठिएगा। ठीक है, जो मैं जो बोल रहा हूँ उसको तुरंत निकालने के लिए। अब हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं फ्रेंड? पहली बात तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए आपको इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ अ मास ऑफ सॉलिड टू द मास ऑफ वाटर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, बोथ वॉल्यूम्स आर मेजर्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो निकालते हैं हम लोग, वो बेसिकली 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, उस पर हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी कैलकुलेट करता है। ठीक है, सॉइल की निकालने के लिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है GS इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड अपॉन मास ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाता है। कोहेजनलेस सॉइल यानी कि सैंड और ग्रेवल के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, जो वैल्यूज़ होती हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है सैंड की, ग्रेवल की? तो 2.65 से लेकर 2.68 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी मानी जाती है। जितनी ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी ना, उतना ही आपका जो स्टोन होगा, जो सॉइल होगी वो मजबूत होगी। ठीक है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी ज़्यादा होगी ना, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। और कोहेसिव सॉइल की 2.65 से लेकर 2.7 तक होती है। तो ये मैं आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बता दी। ठीक है, दोबारा फॉर्मूला बता देता हूँ इसका आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का। GS इज इक्वल्स टू m सॉलिड अपॉन m वाटर। ठीक है, मास ऑफ सॉलिड टू द मास ऑफ वाटर एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, बोथ वैल्यूज आर मेजर्ड एट अ 27 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पूछेगा। कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देता है आपको। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको डेंसिटी पता है कैसे निकालते हैं? यू नो दैट डेंसिटी, हाउ टू कैलकुलेट डेंसिटी। तो देखिए, डेंसिटी बराबर क्या आता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? GS इज इक्वल्स टू, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मास सॉलिड अपॉन मास ऑफ वाटर। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, कितनी? ऑयल की मान लीजिए उसने दे रखी है 0.9 की दे रखी है, 0.9 की स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। तो आपको अगर उसके ऑयल की डेंसिटी पता करनी है या फिर उसकी डेंसिटी पता करनी है, तो कैसे करोगे? उसमें 1000 का इंटू करा दोगे तो उसकी डेंसिटी आपको क्लियरिटी मालूम चल जाएगी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होता है फॉर्मूला। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल हो, उसकी डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी में जैसे ही वाटर की डेंसिटी का इंटू कराते हैं, 1000 का इंटू कराते हैं, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल की आपको डेंसिटी प्राप्त हो जाती है, कितनी डेंसिटी है। ठीक है, जैसे कि आपका मरकरी हो गया, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी लगभग 13.6 होती है ना, तो उसको 1000 से इंटू करा के आपका वो उसकी डेंसिटी आ जाती है मरकरी की। ठीक है, मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जो रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है,
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार आपको डेंसिटी नहीं देगा मटेरियल की, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दे देगा और पूछ लेगा कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मटेरियल। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, 1000 का इंटू करा के उसकी डेंसिटी कैलकुलेट कर देनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं फेज डायग्राम के बारे में। तो फेज डायग्राम मैंने आपको पूरा बता दिया है। पहले ऊपर एयर होती है, बीच में वाटर होता है, नीचे सॉलिड्स होता है। ठीक है, एक बॉक्स टाइप का होता है, उसके अंदर ऊपर एयर होती है, नीचे बीच में होते हैं वाटर और सबसे नीचे होता है सॉलिड। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर और वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स। ठीक है, टोटल वॉल्यूम क्या होता है, वी होता है। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में रिलेशन में निकालने के लिए आ जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइट्स होता है वो। कृपया करके आप एक बुक को लेकर जरूर बैठिएगा मेरे साथ जब मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेंड जिसके अंदर तीनों एयर भी होती है, वाटर भी होती है, सॉलिड्स भी होते हैं, उसको बोलते हैं 3 फेज डायग्राम। इसको बोलते हैं पार्सली सैचुरेटेड सॉइल। क्या बोलते हैं, पार्सली सैचुरेटेड सॉइल बोला जाता है इसको। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आता है 2 फेज डायग्राम। 2 फेज डायग्राम में क्या होता है, इसमें एयर भी होती है और इसमें ड्राई सॉइल भी होती है। 2 फेज डायग्राम में एयर भी होती है, सॉलिड्स भी होते हैं। एयर और सॉलिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, ड्राई सॉइल बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं होता। एक होती है फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है और सॉलिड्स होता है। ये फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी क्लास है सॉइल मैकेनिक्स के रिवीजन की। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगली क्लास फिर करते हैं कंटिन्यू आगे, जिसके अंदर मैं आपको वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो और पोरोसिटी, रिलेशंस बिटवीन द पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो, इसका रिवीजन हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको क्लास कैसी लगी, आप हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं आपसे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो कर दीजिएगा, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। ओके फ्रेंड, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, कोरोना को हराते रहिए और इससे बचते रहिए। आई होप जल्दी ही ये प्रॉब्लम पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।